हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल फिजिक्स विद अक्षय मिश्रा में। जैसा कि आप इस पिक में देख रहे हैं कि आज हम आप लोगों को HC वर्मा और NCERT की न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को बताएंगे, लेकिन उसके पहले आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग अपने न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को। तो सबसे पहले जैसे कि आप लोग ये देख रहे हैं, ये NCERT का क्वेश्चन है, इसको पढ़ते हैं। कंसीडर 3 चार्जेस Q1, Q2, Q3 ईच इक्वल टू small q at a vertices of an equilateral triangle of side small l. What is the force on the charge capital Q placed at the centroid of the triangle? जैसे कि ट्रायंगल दिया गया है, इसमें 3 चार्जेस वर्टिसेस पे दिए गए हैं, Q1, Q2, Q3, और सेंट्रॉयड पे एक चार्ज कैपिटल Q है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम फिगर बनाते हैं। तो एक मिनट जरा मैं वाइट मार्कर ले लूँ। तो देखिए सबसे पहले हमने क्या करते हैं, इसका फिगर बनाते हैं। यानी कि जो ट्रायंगल हमसे कहा गया है, ये एक ट्रायंगल कैसा है, इक्वेट ट्रायंगल है, और इसकी जो इसमें 3 वर्टिसेस हैं जिसको नाम हमने दे दिया A, B एंड C। तो A पे चार्ज Q1 है जो कि Q के बराबर है, B पे चार्ज Q2 है जो कि स्मॉल q के बराबर है, और C पे चार्ज Q3 है जो कि स्मॉल q। यानी तीनों चार्जेस आपस में इक्वल है, यानी सबकी वैल्यू क्या है, स्मॉल q। इनकी लेंथ हमने मान लिया L है, जो कि क्वेश्चन में लोगों को दी गई है। माना क्या हम लोगों को दी गई क्वेश्चन में, क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है और इसके सेंट्रॉयड जिसको हमने पॉइंट O माना से हमने सारे वर्टिसेस को मिला दिया। तो सेंट्रॉयड से सारे वर्टिसेस की डिस्टेंस क्या होती है, बराबर होती है। और यहाँ पर जो चार्ज रखा है वो कितना है, कैपिटल Q है। ये तीनों चार्ज कैसे हैं, पॉजिटिव चार्ज है। तो हमने लिख दिया तीनों चार्ज कैसे हैं, पॉजिटिव चार्ज है। और जो सेंट्रॉयड पर जो चार्ज है वो भी हमारा कैसा है, पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है बच्चों, अब हम लोग आगे देखते हैं ना। तो ये तीनों जो वर्टिसेस से जो ये डिस्टेंस होंगी ना सेंट्रॉयड से, वो सारी क्या होती है, बराबर होती है। यानी हम लोग को सबसे पहले क्या करते हैं, इसी डिस्टेंस को निकालते हैं OA, OB और OC को, क्योंकि हर चार्जेस के बीच की डिस्टेंस में यही डिस्टेंस आ रही है। तो इसको पहले निकालते हैं OA, OB और OC की वैल्यू। तो सबसे पहले इसको निकालने के पहले हम लोग ये C को आगे तक बढ़ाते हैं। C वाली जो लाइन जा रही है सेंट्रॉयड से होकर के, और इसको मैंने नाम दे दिया D। उसके बाद हम लोग इस ट्रायंगल को लेते हैं ACD को, ताकि हम लोग पहले CD की वैल्यू निकाल सकें। क्योंकि अगर हम लोग CD की वैल्यू निकाल लेंगे तो हम लोग को OC की वैल्यू पता चल जाएगी। तो हम लोग पहले ट्रायंगल लेते हैं, इन ट्रायंगल ACD। तो ACD में सबसे पहले ट्रायंगल हम लोग बनाते हैं। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि इसमें हमने ये एक ट्रायंगल कैसा है, राइट एंगल ट्रायंगल है। तो हमने इसको बना दिया, इसमें नाम दे दिया AD, और ये क्या है, C है। और ये हमारी जो साइड है वो हमारी L है, और ये कितनी होगी, L/2 होगी, क्योंकि ये आधी बीच से आ रहे हैं ना, ये कितना मीडियन का काम कर रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, L/2 हो जाएगा। तो हमारी CD की वैल्यू में फाइंड आउट करनी है, तो हम लोग कैसे निकालेंगे इसको, पाइथागोरस थ्योरम से। तो पाइथागोरस थ्योरम तो आप जानते होंगे, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो CD हम क्या है, परपेंडिकुलर, तो CD की वैल्यू हम लोग फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग CD की वैल्यू फाइंड आउट कैसे करेंगे, वही पाइथागोरस थ्योरम से। तो वो कितना हो जाएगा, CD की वैल्यू कितनी आ जाएगी, CD इज इक्वल टू अंडर रूट जो हमारा हाइपोटेनियस की वैल्यू है उसका स्क्वायर, यानी L का स्क्वायर माइनस L/2 का होल स्क्वायर, जो कि हमारा बेस है। अब इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा L स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा L²/4। एलसीएम लेते हैं तो यहाँ पर कितना आएगा, अंडर रूट के अंदर 4L² माइनस का L² अपॉन 4। तो ये कितना आ जाएगा, अंडर रूट के अंदर कितना आ जाएगा, 3L² अपॉन 4 आ जाएगा। यानी CD की जो हमारी वैल्यू आएगी कितनी आएगी, अंडर रूट 3L² अपॉन 4। अब L² और 4 ये दोनों बाहर आ जाएंगे, L² से L बाहर आ जाएगा और 4 से 2, तो L/2 हो जाएगा, और अंडर रूट के अंदर कितना आ जाएगा, 3 हो जाएगा। तो ये हमारी क्या आ गई वैल्यू, CD की। तो हम जब CD की वैल्यू निकाल लेते हैं तो हम लोग को अब OC की वैल्यू भी हम लोग निकाल लेंगे, क्योंकि हमारा जो CD जो आप देख रहे हैं लाइन, ये जो CD है इसको एक नया ट्रायंगल बना के समझा देते हैं आपको। जैसे ये ट्रायंगल है, हम लोग को ये दिया गया था, तो ये A था, ये B था, और ये हमारा क्या था, C था, और ये हमारा जो CD था।
तो सी डी में जो सेंट्रॉयड की जो ऊपर की डिस्टेंस होती है और जो सेंट्रॉयड के नीचे की डिस्टेंस होगी, पहले तो इनको मिला दिया ये सारे वर्टिसेस से। तो सी डी में जो ओ सी डिस्टेंस है और जो ओ डी है, इनका रेशियो कितना होता है 2:1। ये आप लोग ने हाई स्कूल में एक थ्योरम पढ़ी होगी, यानी सी ओ और ओ डी का जो रेशियो होगा वो हमारा कितना रेशियो होगा 2:1। तो इससे हम लोग सी ओ की वैल्यू निकाल लेते हैं। इसीलिए हमने पहले क्या निकाली थी सी डी की वैल्यू, ताकि टोटल वैल्यू निकाल लेंगे तो फिर हम लोग ओ सी का वैल्यू निकाल सकते हैं। अब ओ सी की वैल्यू निकालने का तरीका क्या होगा, यानी सी ओ की वैल्यू निकालने का जो टोटल जो हम लोग की लेंथ थी यानी सी डी, उसको पहले लिखेंगे और वो हमारी कितनी आई है, तो पहले उसको लिख लेते हैं सी डी इंटू जो सी ओ का रेशियो है, यानी ऊपर वाले का जो रेशियो कितना है 2 है, 2 का मल्टीप्लाई कराएंगे अपॉन फिर दोनों रेशियो का सम कर देते हैं, यानी 2 + 1। तो सी डी की जो वैल्यू है वो पहले हम लोग रखते हैं, तो यानी सी डी इंटू 2 अपॉन कितना आएगा 3। अब सी डी की वैल्यू उठा के रखें, तो सी डी की वैल्यू कितनी आई थी L/2√3। तो L/2√3 हम लोग यहाँ पर रखते हैं, इंटू 2 हो जाएगा अपॉन 3। तो देखिए 2 से 2 कैंसिल आउट हो रहा है और √3 से ये 3, यानी ये नीचे आ जाएगा √3, यानी हमारी जो वैल्यू आएगी सी ओ की वो कितनी आएगी L/√3। उसी तरीके से हम लोग ओ डी की भी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो जैसे ओ डी की वैल्यू निकालना है हम लोगों को, तो देखिए हम लोग निकालते हैं नेक्स्ट पेज पे। तो ओ डी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, जो टोटल वेल लेंथ थी, यानी कि टोटल लेंथ कितनी थी सी डी थी, ठीक है, और इस सी डी हम लोग पहले लिखें और इसका रेशियो कितना था 1। तो अब इसमें मल्टीप्लाई किसका करेंगे, इसका रेशियो का, यानी ओ डी का रेशियो, यानी सी डी इंटू 1 अपॉन, देखिए यहाँ 1 रेशियो था ना, और दोनों रेशियो का सम, यानी 2 + 1। तो ये हो जाएगा सी डी की वैल्यू हमारी कितनी दी गई थी L/2√3। तो यहाँ पे लिख देंगे L/2√3 इंटू 1 अपॉन 3। तो इससे √3 से ये 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये हमारा कितना आ जाएगा L/2√3। तो ये हमारी वैल्यू ओ डी, हालांकि हमें ओ डी की ज़रूरत नहीं थी लेकिन मैंने फिर भी आपको निकाल के दिखा दिया। अब हम लोग को पता है कि जो हमारी सी ओ है वही हमारी वैल्यू किसकी आएगी, ओ ए की, वही हमारी वैल्यू आएगी ओ बी की, क्योंकि हमने बताया था ना कि सेंट्रॉइड से सारे वर्टिसेस की जो डिस्टेंस होती है वो हमारी क्या होती है, सेम होती है। यानी हम लोग कह सकते हैं जो हमारी सी ओ की L/√3 वैल्यू आई है वही हमारी ओ ए की भी आएगी, वही हमारी किसकी आएगी ओ सी की, ओ बी की, वही हमारी ओ ए की आएगी, यानी तीनों वैल्यू बराबर क्या हो जाएगा L/√3 आएगा, ठीक है। तो ये आ गया L/√3। अब उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ने ये सारी चीज़ निकाल ली। अब हम लोग क्या करते हैं कि ये भी हमारी कितनी हो जाएगी L/√3, ये भी हमारी कितनी हो जाएगी ओ ए भी L/√3 और ओ बी भी हम लोग को L/√3, यानी हमने डिस्टेंस निकाल ली अब चार्जेस के बीच की। तो अब हम लोग क्या निकाल सकते हैं, आसानी से फोर्स निकाल सकते हैं। तो ये फोर्स निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग उसी फिगर को, जो हम ये सबसे पहले यहाँ पे देखिए, जैसे ये चार्ज क्यू था, एक नया फिगर बना देते हैं। उसके पहले हम लोग एक क्या करते हैं, नया फिगर, क्योंकि अब हम लोग को क्या निकालना है, फोर्स। तो जैसे ये चार्ज यहाँ पे क्या था Q1 था, जो कि Q के बराबर था, ठीक है। और ये हमारा क्या है, सेंट्रॉइड से ये सारी क्या थी, लेंथ थी, और ये सारी लेंथ हम लोग निकाल ही चुके हैं, ओ ए की और ओ बी की, और ओ सी की वैल्यू कितनी आई L/√3। और ये चार्ज भी कितना था, Q था, और हमारा जो सी पे चार्ज रखा था वो भी कितना था, Q के बराबर था। तो ये चार्ज यहाँ पे कितना था Q। तो यहाँ पे देखो A से जो Q के बीच की डिस्टेंस हम लोग निकाल चुके हैं, तो इनके बीच में भी फोर्स लगेगा, क्योंकि ये A के कारण, तो ये फोर्स हमने मान लिया कितना है, Q पर लगने वाला फोर्स FA है, ठीक है। और उसी तरीके से इस कैपिटल Q चार्ज पर B पे जो चार्ज रखा हुआ है स्मॉल q, उसके कारण भी फोर्स लगेगा, वो भी बाहर की तरफ होगा क्योंकि दोनों पॉजिटिव हैं। तो वो कितना हमने मान लिया, वो हमने मान लिया FB है, ठीक है। और C पर जो रखा हुआ चार्ज है स्मॉल q, वो भी कैपिटल Q पे फोर्स लगाएगा बाहर की तरफ, यानी वो कितना हो जाएगा FC हो जाएगा, क्योंकि C पे रखा चार्ज इसलिए हमने इसको क्या लिया FC, ठीक है बेटा। तो ये हमारा फोर्स हो गया FC। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसको ज़रा, इसके जो एंगल हैं वो, क्योंकि इक्वेटर एंगल के सारे एंगल क्या होते हैं 60 डिग्री होते हैं, तो मैंने इनको लिख लिया, ये 60 और ऊपर वाला भी 60 होगा, इसको मैंने इधर लिख दिया। और ये कितना होगा फिर 30 हो जाएगा आधा, और ये वाला भी हमारा एंगल कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, ठीक है। और ये जो FA से जो लाइन जा रही है, ये एंगल कितना बन रहा है, FA से जो लाइन जा रही है ये एंगल कितना बन रहा है, ये एंगल करीब 90 मतलब ये जो FA वाला जो है और ये जो FB और ये FC है, इसको हम ज़रा अलग से अलग दूसरे उसमें बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो ये देखिए मैंने फिर से एक बार ट्रायंगल बना लिया, और
ये हमने, देखिए मैं बार बार फिगर बना रहा हूँ ताकि आपको एक एक चीज़ समझ में आए, ठीक है। ये हमारा सेंट्रॉइड से ये डिस्टेंसेस थी, और इसको मैं थोड़ा सीधा बना देता हूँ, और ये जो है हमारा पॉइंट ए था, ये हमारा बी था, और ऊपर वाला पॉइंट सी था। फिर हम यहाँ पर ओ पॉइंट था, और ये हमारा फोर्स कितना आया था, एफ ए, ठीक है। और ये हमारा जो एंगल था ये कितना होगा, 90 डिग्री होगा एंगल, ठीक है बेटा। और ये हमारा एंगल कितना 30 आ गया था, तो 90 और 30 कितना 120, और 180 से हम लोग सब्सट्रैक्ट करेंगे। इसका मतलब ये जरा हम लोग ये वाला फोर्स भी पहले बनाते हैं, एफ बी। तो हमारा जो है ये जो एंगल आएगा कितना आएगा, ये 60 आएगा, क्योंकि 120 + 60 180 होता है। किसी भी ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180। तो ये भी हमारा कितना होगा 30, और ये भी हमारा कितना होगा 90। तो ये भी हमारा इधर वाला भी ये जो एंगल आएगा वो भी कितना आ जाना चाहिए, 60। तो देखो ये 60 है, और ये वाला भी 60, यानी पूरा जो एंगल होगा हम लोग का, ये पूरा एंगल कितना आ जाएगा, 120 के बराबर आ जाएगा। यानी एफ ए और एफ बी के बीच का एंगल कितना आ रहा है, 120 डिग्री आ रहा है एंगल, ठीक है। और इसके अलावा एक ये फोर्स था एफ सी, जो कि नीचे की तरफ था, जो सी पे रखे हुए चार्ज कारण लग रहा था। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, पहले हम लोग क्या करते हैं, इसको अलग से हम लोग एक फिगर बनाते हैं तीनों फोर्सेस का। यानी ये एफ ए था, इधर एफ बी था, और नीचे की तरफ क्या था, हमारा एफ सी था, ठीक है। तो इसको हम लोग नाम देते हैं एफ ए, एफ बी और एफ सी। और ये एंगल हमारा कितना भी निकाला मैंने, 120 डिग्री। तो बनी बात है, इसका रिजल्टेंट एक होगा फोर्स, ठीक है, ये एफ सी था, और इन दोनों के बीच का एक रिजल्टेंट, एफ ए और एफ बी के बीच का रिजल्टेंट फोर्स कहाँ से जाएगा, ऊपर की तरफ जाएगा, जिसको हमने मान लिया एफ डैश। ये क्या है, तो यहाँ पे देख रहे हैं दो फोर्सेस के बीच में एंगल है। जैसे मैंने, आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में यानी 11th में पढ़ा होगा कि अगर कोई भी दो वेक्टर हैं ए और बी, ठीक है, मान लिया कि ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, और इनके बीच का एंगल अगर थीटा है, तो इनके बीचों बीच से इसका रिजल्टेंट जाता है, और उसकी वैल्यू होती है √a² + b² + 2ab cos थीटा, ठीक है, + 2ab cos थीटा। तो उसी तरीके से हम लोग देख रहे हैं कि हमारे जो फोर्स एफ ए और एफ बी, उनके बीच का एंगल कितना है, 120 है, तो इनका रिजल्टेंट एफ डैश मान रहे हैं, यानी यहाँ पे थीटा कितना है, 120। तो एफ डैश की वैल्यू इस तरह से लिख सकते हैं। तो हमारी जो एफ डैश की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, हमारी √FA² + FB² + 2FA FB cos, और थीटा की वैल्यू कितनी है हम लोगों की, 120 डिग्री है, तो 120 डिग्री देंगे, ठीक है। तो अब हम लोग को अगला स्टेप क्या करना है, पहले तो ये फोर्सेस की वैल्यू निकालनी है कि एफ ए एफ बी और एफ ए एफ बी की वैल्यू कितनी होगी। तो चलिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एफ ए और एफ बी की वैल्यू निकालते हैं। तो एफ ए की वैल्यू देखो क्या होगी, तो एफ ए की वैल्यू अगर हम लोग देखें तो एफ ए फोर्स किसके चार्ज आ रहा है, स्मॉल क्यू, ये जो ए पे रखा है, और कैपिटल क्यू जो कि सेंट्रॉइड पर रखा है, इनके बीच का फोर्स है ये, और लेंथ हम लोग निकाल ही चुके हैं L/√3। तो चलो ये लिखते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, एफ बराबर क्या होगा, के स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू अपॉन L/√3 का होल स्क्वायर, क्योंकि के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर होता है फॉर्मूला। तो √3 ऊपर चला जाएगा, यानी अगले स्टेप में एफ ए की जो हमारी वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, 3 ऊपर चला जाएगा, तो 3K स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू अपॉन L²। तो ये हमारा आ गया एफ ए की वैल्यू, क्लियर होगी बात। इसी तरीके से अब हम लोग एफ बी की वैल्यू निकालेंगे। तो एफ बी की वैल्यू में देखें जरा, तो एफ बी में क्या है, ये चार्ज, ये भी चार्ज हमारा स्मॉल क्यू है, और ये हमारा सेंट्रॉइड पे चार्ज कैपिटल क्यू, और लेंथ हमारी वही है L/√3, क्योंकि हमारी ओ बी की वैल्यू भी कितनी है, वही L/√3 है। तो इनके बीच का भी फोर्स हम लोग निकाल लेते हैं, जो हमारा क्या होगा, एफ बी। तो एफ बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी, के स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू अपॉन L/√3 का होल स्क्वायर। तो इससे भी जो 3 होगा, √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, 3K स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू अपॉन L²। ये भी हमारी वैल्यू किसकी आ गई, एफ बी की। तो देखिए हमने एफ ए और एफ बी की वैल्यू निकाल ली है। अब ये दोनों वैल्यू को हम लोग कहाँ पुट कर दें, जो हमने फॉर्मूला लिखा था एफ डैश का, उसी पे हम लोग क्या कर सकते हैं, ये एफ बी की वैल्यू, ये एफ ए की वैल्यू यहाँ पे हम लोग पुट कर सकते हैं इस फॉर्मूले में। तो जब हम लोग इस फॉर्मूले में पुट करते हैं तो हमारा एफ डैश की जो वैल्यू आएगी अब वो आ जाएगी √3K स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू अपॉन L²
एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये भी कितना हो जाएगा 3 k स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू अपॉन एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। और ये देखिए एफ ए और एफ बी दोनों की वैल्यू हमारी बराबर है, ठीक है ना। देखिए ज़रा ध्यान से, तो 2 आगे लगा देंगे और एफ बी और की वैल्यू भी 3 k अपॉन एल स्क्वायर और एफ ए की वैल्यू भी हमारी एल स्क्वायर है। तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, इसका भी स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि दोनों वैल्यू बराबर हैं एफ ए एफ बी की। तो ये हो जाएगा 3 k स्मॉल क्यू, इसको हटा देते हैं ज़रा, 3 k स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू अपॉन एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। इसमें एफ ए और एफ बी दोनों की वैल्यू आ गई क्योंकि दोनों बराबर था इसलिए दोनों का स्क्वायर हो गया। और ये हमारा कितना है cos 120। cos 120 की वैल्यू कितनी होती है, -1/2। तो इस 2 से ये 2 कैंसिल आउट हो गया। तो अगले स्टेप में हम लोग लिखेंगे एफ डैश इज इक्वल टू √3 k स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू अपॉन एल का होल स्क्वायर प्लस 3 k स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू अपॉन एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। और ये देखो हमारा माइनस का हो गया क्योंकि ये देखो -1 लिखा हुआ है, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस में आ जाएगा, यानी हो जाएगा माइनस का 3 कैपिटल के स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू अपॉन एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस प्लस है, तो हमारा केवल क्या बचा है, ये बचा है इधर स्क्वायर रूट है। तो यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं जो हमारी एफ डैश की वैल्यू आएगी वो आ जाएगी अंडर रूट से स्क्वायर रूट हट जाएगा 3 k स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू अपॉन एल स्क्वायर होगा बेटा, यहाँ पे स्क्वायर लिख देना, एल स्क्वायर, ठीक है। और ये स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। एफ डैश की वैल्यू हमारी ये आ गई। तो अब हम लोग को एफ डैश की वैल्यू पता चल गई। अब हम लोग क्या करेंगे, एफ सी की वैल्यू निकालेंगे। तो जब हम लोग एफ सी की वैल्यू निकालते हैं तो एफ सी जो हमारा फोर्स है किसके बीच में, ये Q3 चार्ज जो Q के बराबर है और जो सेंट्रॉइड पे चार्ज रखा हुआ है कैपिटल Q, इनके बीच की डिस्टेंस हम लोग को पता ही है L/√3 होगी, यानी CO की वैल्यू हम लोग को पता ही है, सबसे पहले निकाल दें। यानी हम लोग कह सकते हैं FC की वैल्यू भी हमारी वही आएगी, क्या आएगी 3 वही K स्मॉल क्यू कैपिटल Q अपॉन L/√3 का होल स्क्वायर, यानी कि कितना हो जाएगा, FC की वैल्यू जो आएगी वो कितनी आ जाएगी हमारी 3 K स्मॉल क्यू कैपिटल Q अपॉन एल स्क्वायर। उसके बाद हम लोग देखें तो जरा अभी हमने जो पहले बताया था कि एफ डैश जो हमारा था उन दोनों का रिजल्टेंट फोर्स वो बचा ऊपर की तरफ और एफ सी जो बचा वो हमारा नीचे की तरफ बचा। तो हम लोग ये देख रहे हैं कि जो हमारी एफ सी की जो वैल्यू है और जो हमारी एफ ए की वैल्यू है इसमें जो है स्क्वायर नहीं लगेगा क्योंकि स्क्वायर तो रूट से हट गया ना। देखिए ये जो स्क्वायर है ना इसको हटाना पड़ेगा हम लोगों को क्योंकि स्क्वायर तो रूट से हट गया था। तो यहाँ पे वैल्यू कितनी आएगी 3 K स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू अपॉन स्क्वायर, यानी एफ डैश की वैल्यू और जो हमारी एफ सी की वैल्यू है वो दोनों देखो ध्यान से बराबर है। ये भी वैल्यू हमारी बराबर है वही है और जो हमारी एफ सी की वैल्यू आई वो भी वही है। इसका मतलब कि ये दोनों आपस में बराबर होंगे, एफ डैश और एफ सी। तो जब ये बराबर होंगे और यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं, इसमें जो ये दोनों अपोजिट भी हैं तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। तो टोटल फोर्स जो हमारा आएगा उस सेंट्रॉइड पर रखे हुए चार्ज पर ऑन, तो टोटल फोर्स ऑन चार्ज कैपिटल क्यू जो आएगा वो हमारा कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। यानी हम लोग कह सकते हैं कि हमारा जो सेंट्रॉइड पे उस ट्रायंगल के सेंट्रॉइड पे जो चार्ज रखा था उस पर टोटल फोर्स कितना आ गया हमारा, 0 आ गया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे एनसीईआरटी के। तो ये देखिए ये क्वेश्चन दिया गया है, इसमें कह रहे हैं कंसीडर द 3 चार्जेस Q, Q एंड -Q प्लेस्ड एट द वर्टिसेस ऑफ एन इक्वेटर ट्रायंगल, व्हाट इज़ द फोर्स ऑन ईच चार्ज। मतलब एक इक्वेटर ट्रायंगल है जिसमें 3 चार्जेस दिए गए हैं Q, Q -Q, ठीक है। और हमको बताना है कि हर चार्ज पर कितना फोर्स होगा, यानी सारे ये तीनों चार्ज क्या है अलग अलग वर्टिसेस पे रखे हुए हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग इसका फिगर बनाते हैं। तो सबसे पहले फिगर बनाते हैं हम लोग। तो ये हमारा आ जाएगा, सबसे पहले हमने क्या किया, ये इक्वेटर ट्रायंगल बना लिया, ठीक है। और इसके हमने नाम दे दिए ए और ये बी और ये हमने मान लिया कि ये क्या है सी है। अच्छा, तीनों में जो चार्ज हैं वो कितने हैं, Q, Q और -Q। तो ए बी पे हमने Q, Q रख दिया और सी पे -Q। और इनके बीच की जो इनकी जो लेंथ है वो हमारी लेंथ कितनी है, ये हम लोग को यहाँ पे दी नहीं गई है लेकिन हम लोग अपने मन से मान लेते हैं। हालांकि फिगर में हम लोग इन्होंने एल लिखा हुआ है लेकिन तो इसी तरीके से हम लोग भी अपनी लेंथ क्या एल स्मॉल एल और ये भी स्मॉल एल को हमने ले लिया। अब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले जो ये Q चार्ज है
वो जो ऊपर माइनस क्यू चार्ज रखा हुआ है उसको उस पर जो फोर्स लगाएगा वो अट्रैक्ट करेगा, क्योंकि प्लस का है वो माइनस का है, यानी इस पर फोर्स जो लग जाएगा वो एफ ए लग जाएगा, क्योंकि हम लोग ए पे रखे हुए चार्ज कहाँ ले रहे हैं, यानी ये एफ ए हो जाएगा। और यही माइनस क्यू जो बी पे रखे हुए चार्ज है वो भी बी पे रखा हुआ चार्ज भी इसको अट्रैक्ट करेगा, तो वो कितना हो जाएगा, एफ बी हो जाएगा। अब हम लोग को पता है कि ये क्या है, इक्विलेटरल एंगल है। तो इक्विलेटरल एंगल जो होता है उसके सारे एंगल कितने होते हैं, 60 डिग्री। तो ये भी 60, ये भी 60 और ये भी हमारा कितना हो जाएगा, 60। तो यहाँ से हम लोग को ये पता चल गया कि एफ ए और एफ बी के बीच का जो एंगल है वो कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। तो इसको जो है हम अलग से बना देते हैं। तो ये एफ ए बना दिया मैंने और ये हमने बना दिया एफ बी। सारे फिगर अलग अलग से इसलिए बना रहे हैं ताकि आप लोगों को क्लियर हो, इसलिए बार बार मैं फिगर बना रहा हूँ। इसके बीच का एंगल कितना, 60। तो इसका रिजल्टेंट फोर्स क्या होगा, बीचों बीच से जाएगा। अभी मैंने फॉर्मूला बताया था पहले क्वेश्चन में। तो एफ इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, अंडर रूट एफ ए स्क्वायर प्लस एफ बी स्क्वायर प्लस 2 एफ ए एफ बी कॉस 60। ठीक है, 2 एफ ए एफ बी और ये हो जाएगा कॉस, ये थोड़ा सा हटाना पड़ेगा हमको, सही नहीं लिखा है तो इसको मैं फिर लिख देता हूँ, प्लस 2 एफ ए एफ बी और ये हो जाएगा कॉस 60, क्योंकि एंगल कितना है, 60 दिया गया दोनों के बीच का। अब हम लोग देखते हैं आगे। तो यहाँ पर जो हमारा वैल्यू आएगा, सबसे पहले हम लोग एफ ए और एफ बी की वैल्यू निकालेंगे। तो ये देखिए, ये जो एफ ए है वो किन किन चार्जेस के बीच में है, क्यू और माइनस क्यू के बीच में। तो फोर्स निकालने में हम लोग लेकिन माइनस साइन नहीं लेते हैं। तो ये एफ ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, के स्मॉल क्यू, और माइनस साइन हम लोग लेंगे नहीं तो वो भी स्मॉल क्यू हो जाएगा। ठीक है, माइनस साइन नहीं देते हम लोग क्योंकि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। अपॉन, और डिस्टेंस कितनी इसके बीच की है, एल है, तो ये कितना हो जाएगा, एल स्क्वायर। मतलब ये कितना हो जाएगा, के क्यू स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर। अब हम लोग क्या करते हैं, एफ बी की वैल्यू निकालते हैं। तो एफ बी में ये चार्ज और ये फिर वही चार्जेस दोनों, तो इनके बीच में भी फोर्स हमारा लमसम वही आना चाहिए। लमसम क्या, वही आएगा ही आएगा। तो एफ बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी हम लोगों की, के क्यू और माइनस साइन लगाएंगे नहीं, स्मॉल क्यू अपॉन ये हो जाएगा एल स्क्वायर, यानी कितना हो जाएगा ये भी, के क्यू स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर। तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर एफ की जो वैल्यू रखेंगे कितनी आ जाएगी हमारी, रखते हैं जरा। एफ ए की वैल्यू भी निकाल ली हमने और एफ बी की वैल्यू निकाल ली, तो दोनों वैल्यू हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर पुट करेंगे। यानी ये हो जाएगा के क्यू स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर, ये हमारी का होल स्क्वायर, क्योंकि हमारे एफ ए की वैल्यू तो एफ बी की वैल्यू भी वही है, के क्यू स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, प्लस एफ ए एफ बी सेम है तो इसका मतलब ये दोनों सेम है तो उसका भी क्या हो जाएगा, स्क्वायर, क्योंकि एफ ए की वैल्यू और एफ बी की वैल्यू ये दी गई है और एफ बी की वैल्यू भी ये दी गई है, यानी दोनों सेम है तो इसका क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो के क्यू स्क्वायर अपॉन स्क्वायर, होल स्क्वायर समझ में आएगा क्योंकि दोनों बराबर हैं इसलिए। और थीटा कितना है इन दोनों के बीच का एंगल, 60 डिग्री है। तो कॉस 60 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2 होती है। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर 1/2 इसके मल्टीप्लाई में लिख देते हैं। तो ये हो जाएगा 1/2, 2 से 2 तो देखिए कैंसिल आउट हो रहा है, और देखें तो तीनों वैल्यू सेम है, यानी 3 टाइम्स हो जाएगा ये। यानी हम लोग लिख सकते हैं अंडर रूट के अंदर 3 के क्यू स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर, इसको थोड़ा सा सही करना पड़ेगा, अपॉन नहीं आ रहा, चलिए थोड़ा सा सही करते हैं इसको, अपॉन ये हो गया आपका, अब समझ में आएगा, अपॉन एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो ये स्क्वायर और रूट से हट जाएगा, केवल के क्यू स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर बाहर आ जाएगा और रूट के अंदर क्या रह जाएगा, 3 रह जाएगा। तो अंडर रूट कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो ये हमारी वैल्यू हो गई एफ की सॉरी, जो इन दोनों के बीच में जो फोर्स लग रहा था। तो हमने जो माइनस क्यू चार्ज पे जो फोर्स लग रहा था वो निकाल लिया। अब हम लोग एक एक करके आगे क्यू चार्ज पे कितना फोर्स लगेगा, तो क्यू चार्ज पे 2 चार्ज के कारण फोर्स लगेगा। एक तो इस क्यू के कारण जो बी पे रखा हुआ है, जो कि कहाँ लगेगा, बाहर की तरफ, क्योंकि दोनों पॉजिटिव चार्ज हैं, एक दूसरे को रिपेल करेंगे। तो ये हमने मान लिया फोर्स कितना है, एफ बी है। और एक माइनस क्यू चार्ज के कारण क्यू पे लगेगा, जो इसको अट्रैक्ट करेगा, क्योंकि ये माइनस है ये प्लस। तो ये कितना फोर्स हमने मान लिया, ये हमारा फोर्स मान लिया हमने एफ ए सॉरी एफ सी, क्योंकि माइनस क्यू चार्ज लगा था तो हमने मान लिया एफ सी। और ये देख रहे हैं कि हमारा इक्वेटर एंगल का एंगल 60 होता है, तो ये बाहर वाला एंगल कितना हो जाएगा, 120, क्योंकि पूरी स्ट्रेट लाइन का एंगल कितना होता है, 180। इसका मतलब एफ बी और एफ सी के बीच का जो एंगल हो रहा है वो हमारा कितना आ रहा है, 120। इसको अलग से बनाए थे,
और इसका रिजल्टेंट जो हमारा होगा वो फिर बीचों बीच से जाना चाहिए। ये हो गया एफ सी और ये हो गया एफ बी, और इसका बीच का जो एंगल 120, तो इसका जो रिजल्टेंट होगा वो कहाँ से जाएगा, बीचों बीच से जाएगा। तो इसका भी वही सेम फॉर्मूला, इसको हमने मान लिया कि ये एफ डैश है, ठीक है। तो इसका भी देखिए, तो फॉर्मूला क्या होगा, एफ डैश मान लिया तो इसका फॉर्मूला वही होगा, यानी एफ डैश इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं अंडर रूट एफ बी स्क्वायर प्लस एफ सी स्क्वायर प्लस 2 एफ सी कॉस 120 डिग्री, ठीक है। तो ज़रा हम लोग एफ बी और एफ सी की वैल्यू पहले निकालते हैं। तो एफ बी की वैल्यू कैसे निकालेंगे, ये दो चार्जेस के बीच में फोर्स है, ये क्यू और ये क्यू, यानी दोनों पॉजिटिव हैं, और बीच की डिस्टेंस एल है ये, तो वही फॉर्मूला हो जाएगा। यानी कितना हो जाएगा यहाँ पर तीनों की, क्योंकि इक्वेटर एंगल तीनों साइड की वैल्यू क्या हो गई, एल एल, ये भी पॉजिटिव है ये भी पॉजिटिव है, तो जो एफ बी की वैल्यू जो आएगी हमारी वो कितनी आ जाएगी, डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, के क्यू स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। और उसके बाद देखते जरा एफ सी की वैल्यू, तो एफ सी की जो वैल्यू होगी हमारी वो भी देखिए, दो चार्जेस यानी क्यू और माइनस क्यू के बीच में लग रहा है कि माइनस साइन लेंगे नहीं हम लोग, क्योंकि फोर्स में वेक्टर क्वांटिटी होती है उसमें नेगेटिव साइन नहीं लिया जाता है। और बाकी डिस्टेंस की इसके बीच की भी कितनी है, एल ही है, तो यानी हम लोग कह सकते हैं हमारा फिर से वही वैल्यू आएगी कितनी, के क्यू स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस, अब एफ बी और एफ सी की वैल्यू देखिए बिल्कुल सेम है वही, तो यानी ये भी क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, तो के क्यू स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। और कॉस 120 की वैल्यू कितनी होती है, -1/2। अब देखो ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया और ये -1 है, तो ये वाला टर्म पूरा माइनस का हो जाएगा, और ये वाला टर्म कैसा है, पॉजिटिव है, तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। अब क्या बच रहा है अंदर, के क्यू स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो ये स्क्वायर से रूट हट जाएगा, यानी कितना आ जाएगा, के क्यू स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर। तो दो चार्जेस पे हमने फोर्स निकाल लिया। अब हम लोग क्या करेंगे, इसके तीसरे चार्ज पे फोर्स निकालते हैं। तो चलिए तीसरे चार्ज पे अब हम लोग फोर्स निकालते हैं। तो तीसरा चार्ज हमारा क्या है, ये प्लस क्यू है, ठीक है। तो प्लस क्यू पर जो है, इसके कारण जो इधर ए पे रखा हुआ चार्ज वो बाहर की तरफ लगेगा, वो कितना हो जाएगा हमने, और इसके कारण क्या होगा, ये अट्रैक्ट करेगा, ये ऊपर की तरफ लगेगा, और ये एंगल हमारा वैसे ही आएगा 120 जैसे वो आया, यानी कि ये केस बिल्कुल सिमिलर उसी तरीके से है जैसे कि हमारा ये वाला था एफ सी और एफ बी वाला। तो ये हमारे हमने लिख दिया, ये एफ ए फोर्स लग रहा है और ये कितना है, एफ सी, क्योंकि सी के कारण लग रहा होगा इस चार्ज पे, और ये अट्रैक्ट कर रहा होगा अपनी तरफ, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करते हैं, इसको जरा ले लेते हैं, इसको हम लोग, यानी इसका रिजल्टेंट भी जो है बीचों बीच से आएगा, इसको हमने एफ डबल डैश मान लिया, ठीक है, इसको हम लोग एफ डबल डैश मानेंगे, ठीक है। तो चलिए इसके लिए जरा हम लोग फॉर्मूला लिखते हैं। तो अगर हम लोग देखें तो ये हमारा आ जाएगा एफ डबल डैश इज इक्वल टू अंडर रूट एफ ए स्क्वायर प्लस एफ सी स्क्वायर प्लस 2 एफ सी कॉस 120, बिल्कुल वैसे ही है। तो हम लोग कुछ नहीं करते हैं, एफ ए और एफ सी की वैल्यू निकालते हैं, पहले एफ ए की वैल्यू निकालें। तो एफ ए की वैल्यू देखिए वही आएगी, के क्यू स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर, और एफ सी की वैल्यू वही है, क्योंकि वही चार्ज है वही डिस्टेंस है, तो दोनों वैल्यू सेम आएगी। इसका मतलब हमारे फाइनली जो एफ डबल डैश की वैल्यू भी हमारी क्या होगी, फिर वही आएगी जो हमारी एफ डैश की वैल्यू आई थी। यानी हम लोग कह सकते हैं कि हमारी जो एफ डबल डैश की वैल्यू आएगी वो भी कितनी आएगी, के क्यू स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर। तो ये हमारे तीनों, यानी एफ डबल डैश की वैल्यू ये हो गई, और एफ डैश की वैल्यू हमारी जो है वो ये हो गई, और हमारी एफ़ की वैल्यू ये हो गई। यानी तीनों फोर्सेस जो हमने तीनों चार्जेस पे टोटल फोर्स लग रहे थे वो हमने फाइंड आउट कर लिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। यहाँ क्वेश्चन में कह रहे हैं कि व्हेन ए ग्लास रॉड इज रब्ड विद सिल्क क्लॉथ चार्ज अपीयर्स ऑन बोथ सिमिलर फिनोमेना इज ऑब्जर्व्ड विद मेनी अदर पेयर्स ऑफ बॉडीज, एक्सप्लेन हाउ दिस ऑब्जर्वेशन इज कंसिस्टेंट विद द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। मतलब एक ग्लास रॉड को हम लोग सिल्क के क्लॉथ से क्या कर रहे हैं, रब कर रहे हैं, तो कह रहे हैं चार्जेस अपीयर करते हैं, तो कह रहे हैं इसमें कंजर्वेशन की फिनोमिना को एक्सप्लेन करना है हम लोगों को, ठीक है। ऐसे और भी केस होते हैं जिसमें होते हैं। तो चलिए हम लोग इसको सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसका फिगर बनाते हैं। तो हमने सबसे पहले हमने मान लिया कि ये हमारी क्या है, सबसे पहले एक ग्लास रॉड है, ठीक है, और हमारा ये जो है ये कैसे, ये क्या है, ग्लास रॉड, ठीक है। और
ये जो है हमारा एक सिल्क का क्लॉथ है, तो हमारा सिल्क का क्लॉथ हो गया। अब इन दोनों को आपस में क्या करना है, रब करना है। तो जब इन दोनों को रब करेंगे तो जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो ग्लास रॉड से निकल करके सिल्क क्लॉथ में चले जाएंगे। तो इससे क्या होगा, हमारी जो ग्लास रॉड होगी वो कैसी हो जाएगी, पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी। और जो सिल्क क्लॉथ होगा वो क्या होगा, नेगेटिव, क्योंकि नेगेटिव चार्ज इसमें इलेक्ट्रॉन जिसमें आते हैं वो नेगेटिव, यानी ये हमारी ग्लास रॉड कैसी हो जाएगी, पॉजिटिवली चार्ज। ठीक है। और जो हमारा सिल्क का क्लॉथ होगा वो कैसा हो जाएगा, नेगेटिवली चार्ज। अब हमने अगर मान लिया कि सपोज दैट 2 इलेक्ट्रॉन जो है ग्लास रॉड से निकल करके सिल्क के क्लॉथ पे आए, मान लिया कि 2 कूलम। ठीक है। तो जैसे हमने मान लिया कि 2 इलेक्ट्रॉन नहीं, मान लिया कि 2 कूलम चार्ज जो है नेगेटिव चार्ज जो है वो इस पे आया है, 2 इलेक्ट्रॉन निकल करके आए हैं, या ठीक है मान लिया कि 2 कूलम निकल कर आए। ठीक है। और तो इसका मतलब इस पर चार्ज होगा वो 2 माइनस का होगा। तो जितने इलेक्ट्रॉन निकलते हैं किसी से, यानी उतना ही उस पर क्या होता है, प्लस का चार्ज आता है। तो ये प्लस का 2 है, ये माइनस का 2 है। तो अगर हम लोग नॉर्मली जोड़ें तो हमारा टोटल चार्ज कितना आ जाएगा, 2 - 2, यानी जो चार्ज ट्रांसफ़र हुआ है वो ओवरऑल कितना होगा, 0। और अगर हम लोग देखें तो यही तो पहले भी था, जब हमने इसको रब नहीं किया था आपस में, यानी पहले भी चार्ज इनिशियली जब ये रब नहीं करते तब भी तो चार्ज 0 था। तो उसका हम लोग कह सकते हैं जो पहले चार्ज था वो बाद में भी, अगर दोनों चार्जेस को जो ट्रांसफ़र होने के बाद अगर दोनों चार्जेस को जोड़ें तो भी हमारा वही चार्ज आ रहा है। यानी ये किसको फॉलो कर रहा है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन को। यानी हम लोग जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं कि जैसे कि इलेक्ट्रॉन जो होता है जब वो ऑर्बिट में मूव करता है तो उसको वो बाहर आता है, लेकिन जो प्रोटॉन न्यूट्रॉन होते हैं वो हमेशा कहाँ होते हैं, न्यूक्लियस में। ये कभी भी बाहर नहीं आते हैं, यानी कहीं पॉजिटिव चार्ज किसी भी उससे बाहर नहीं आता है, हमेशा इलेक्ट्रॉन ही जाते हैं। ठीक है। तो जब इलेक्ट्रॉन निकलते हैं तब उस पर पॉजिटिव चार्ज आयन बन जाता है, यानी पॉजिटिव चार्ज उस पर लगाते हैं। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं एल्युमिनियम का। तो जैसे मान लिया कि ये एक एग्जांपल है, 13Al27 होता है, एटॉमिक नंबर 13 होता है और मास नंबर आपको पता है 27 होता है। इसको जेड से रिप्रेजेंट करते हैं, उसको ए से। तो एटॉमिक नंबर हमारी 2 चीज़ों को बताता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन को और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को। अब जैसे अगर देखो एल्युमिनियम में तो कितने प्रोटॉन है, 13 प्रोटॉन है, इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 13 है। अब मान लिया कि सपोज दैट एल्युमिनियम से 3 इलेक्ट्रॉन निकल गए, तो अगर 3 इलेक्ट्रॉन इससे निकल जाएंगे तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन बचेंगे, 10। जबकि प्रोटॉन थोड़ी निकले, तो प्रोटॉन अभी भी कितने बचे, 3। तो अभी अगर देखा है तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन से 3 चार्ज प्लस का ज़्यादा है। तो यही जो +3 चार्ज होता है वही इलेक्ट्रॉन पे निकलने पे वही आयन के रूप में लिखा जाता है, यानी Al+3 इसलिए लिखा जाता है। यानी 3 इलेक्ट्रॉन निकले तो 3 प्लस का चार्ज आ गया। इसका मतलब ये नहीं होता कि उससे प्रोटॉन बाहर आ गए, ये सिर्फ ये बताता है कि कितने एक्सिस में प्रोटॉन हैं उसमें। ठीक है। तो क्लियर हो गया होगा ये क्वेश्चन आपको, समझ में आएगी कि नहीं आ गया आप लोगों को। अब नेक्स्ट हम लोग अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। तो देखिए अगले क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं कि यहाँ पे कह रहे हैं 4 पॉइंट चार्जेस हैं, QA जो कि 2 माइक्रोकुलाम है, QB -5 माइक्रोकुलाम है, QC2 है, QD -5 माइक्रोकुलाम है, आर लोकेटेड एट द कॉर्नर ऑफ द स्क्वायर, ABCD ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर। व्हाट इज़ द फोर्स ऑन चार्ज 1 माइक्रोकुलाम प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ द स्क्वायर। हम लोग से ये कह रहे हैं कि एक स्क्वायर है जिसमें सबकी सारी साइड्स 10 सेंटीमीटर दी गई हैं और उसके कॉर्नर पे चार्जेस दिए गए हैं और उसके सेंटर पे एक चार्ज दिया गया 1 माइक्रोकुलाम। तो हमको ये निकालना है कि उस 1 माइक्रोकुलाम चार्ज में टोटल कितना फोर्स लगेगा। ठीक है। तो क्लियर हो गया। और चारों कॉर्नर्स पे चार्ज है। चलिए हम लोग चलते हैं इसके सॉल्यूशन पे। तो देखिए सबसे पहले हमने क्या करते हैं, इसका फिगर बनाते हैं। तो हमने मान लिया कि थोड़ा सही बनाते हैं, सीधा ये लाइन थोड़ा सा ठीक बनाते हैं। तो ये जो है ये हमने मान लिया क्या है कि स्क्वायर है और इस पे हमने नाम दे दिया, ये हमने इसकी जो साइड जो सारी कितनी है 10 10 10 दी गई, क्योंकि स्क्वायर की साइड सारी क्या होती बराबर होती हैं। और ये नाम हमने दिया AB और ये दिया C और ये दिया D। ठीक है। अब उसके बाद जो चार्जेस दिए गए हैं वो कितने दिए गए हैं, 2 -5 2 -5, यानी कि QA मतलब A पर चार्ज 2 है, B पे -5 है, C पे 2 है, D पे -5 है। तो ये हो जाएगा हमारा जो हमारा यहाँ पे जो चार्ज है वो कितना है, 2 है, B पे चार्ज है -5, C पे 2 है, D पे चार्ज भी हमारा -5 है। ठीक है बेटा, माइक्रोकुलाम सारे हैं वैल्यूज़, तो उसको हमने माइक्रोकुलाम में लिख दिया। और जो हमारा जो साइड है वो हमारी किस में दी गई है, सेंटीमीटर में। ठीक है ना, पहले हमने इसको माइक्रोकुलाम लिख दिया और जो साइड हमारी है वो क्या है 10 सेंटीमीटर है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा।
आगे हम लोग देखते हैं। तो इसके सेंटर में भी हमारा क्या है, एक चार्ज दिया गया है। तो जो सेंटर में जो हमारा चार्ज दिया गया है वो कितना दिया गया है, 1 माइक्रो कूलाम दिया गया है। यानी सेंटर में जो हमारा चार्ज है वो कितना है, 1 माइक्रो कूलाम। तो देखो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इससे हम लोग सेंटर जो कि सेंटर ये जो पॉइंट है इससे हम लोग क्या करते हैं, मिलाते हैं सारी साइड से। ये 1 माइक्रो कूलाम दिया गया है, तो इसको हमने ऐसे मिला दिया सी और डी से, और ये डी को बी से मिला देते हैं ताकि डायगोनल इसका पूरा खींच लेते हैं। ठीक है, तो डायगोनल खींचने से हम लोग क्या कर सकते हैं, सेंटर से ही वैल्यू निकाल देंगे। यानी जो हमारी तो ये हमने क्या किया, इस डायगोनल से हम लोग पहले डायगोनल निकालते हैं, यानी बी डी की वैल्यू पहले निकालते हैं। तो ये हो जाएगा ए, ये हमने ट्रायंगल बना दिया, ये हो जाएगा बी, और ये हो जाएगा ये डी, और ये हो जाएगा बी। ठीक है, अब इससे हम लोग सारी वैल्यू रख देते हैं 10 10। तो ये पाइथागोरस थ्योरम से हम लोग बी डी की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम से जो बी डी की वैल्यू आएगी हमारी, वो कितनी आएगी, ये हाइपोटेनियस है, तो बी डी बराबर कितना हो जाएगा, √10 का स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि हम लोग की ए डी की वैल्यू दी गई 10 और ए बी की वैल्यू भी 10 दी गई, यानी 10 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर, यानी कितना हो जाएगा 100 प्लस 100। तो ये कितना हो जाएगा, √200। तो इससे 100 से 10 बाहर आ जाएगा और √2 अंदर रह जाएगा। यानी हम लोग कह सकते हैं बी डी की वैल्यू कितनी आ गई, 10√2। अब इसकी आधी जो होगी वही तो हमारी ओ बी की वैल्यू होगी। देखो बी डी है तो इसका आधा कितना हो जाएगा, 10√2 आया, तो इसका जो आधा होगा वही हमारी किसकी होगी, ये ओ है, तो यानी ओ डी की वैल्यू वही होगी, जो ओ सी की वैल्यू होगी वही हमारी ओ बी की वैल्यू होगी, वही हमारी क्या होगी। तो इससे हम लोग पहले ओ बी की वैल्यू, ओ डी की वैल्यू निकालते हैं। तो कितना हो जाएगा, जो बी डी की वैल्यू आई है उससे 2 का डिवाइड कर दें, तो हो जाएगा 10√2/2, यानी कितना आ जाएगा 5√2 हो जाएगा। ओ डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5√2। अब जो हमारी ओ डी की वैल्यू होगी वही हमारी किसकी होगी, ओ सी की, वही हमारी किसकी होगी, ओ ए की, और वही हमारी ओ बी की। यानी चारों वैल्यूज़ क्या होंगे, बराबर, जैसे पहले क्वेश्चन में था, क्योंकि सेंटर है ना, तो सेंटर से सारे वर्टिसेस क्या होंगे, बराबर होंगे। तो ओ ए, ओ बी, ओ सी और ओ डी की वैल्यू सारी कितनी हो जाएगी, 5√2। तो अब हम लोग को इस पर जो फोर्स लग रहा है वो फोर्स एक एक करके हम लोग निकालते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले -2 माइक्रो कूलाम के कारण 1 माइक्रो कूलाम पे जो फोर्स लग रहा होगा वो कहाँ लगेगा, ये प्लस का है, ये भी प्लस का है, तो ये बाहर की तरफ लगेगा। ये मान लिया फोर्स हमने कितना मान लिया कि जो 1 माइक्रो कूलाम पे जो इस पर लग रहा है वो एफ ए हो जाएगा, क्योंकि ए पे रखे हुए चार्ज के कारण सेंटर पे रखे हुए चार्ज पर लग रहा है एफ ए हमने, क्योंकि बाहर की तरफ लगेगा, दोनों पॉजिटिव है, रिपल्सन फोर्स लगेगा। और जो -5 है ये नेगेटिव है और ये हमारा पॉजिटिव है, तो इस पर अंदर की तरफ लगेगा क्योंकि ये इसको अट्रैक्ट करेगा। ये हमने मान लिया कितना है, ये फोर्स हमने मान लिया एफ बी है, क्योंकि 1 माइक्रो कूलाम पर बी पे रखे हुए चार्ज के कारण लग रहा है। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसी तरीके से सी पे रखा हुआ चार्ज कैसा है, पॉजिटिव है, और सेंटर पे भी पॉजिटिव है, तो ये भी रिपेल करेगा। तो ये कितना हो जाएगा हमारा, ये फोर्स हो जाएगा एफ सी, क्योंकि सी पे रखे हुए चार्ज के कारण सेंटर पे रखे हुए चार्ज पे लग रहा है। उसी तरीके से -5 है, ये नेगेटिव है, तो ये इसको क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा 1 माइक्रो कूलाम को, तो इस पर अंदर की तरफ फोर्स लगेगा जो कितना हो जाएगा एफ डी, क्योंकि डी पे रखे हुए चार्ज के कारण फोर्स लग रहा है। अब हम लोग क्या करते हैं, एक एक करके वैल्यू निकालते हैं। तो सबसे पहले हम लोग एफ ए की वैल्यू निकालते हैं, फिर एफ बी की, फिर एफ सी की, फिर एफ डी की। तो चलिए पहले हम लोग क्या निकालते हैं, एफ ए की वैल्यू निकालते हैं। तो जो हमारा एफ ए की जो वैल्यू आएगी वो हमारी आ जाएगी के, उसके बाद जो चार्ज है हम लोगों का वो देखो ये कितना है, ए पर 2 माइक्रो कूलाम है और सेंटर पे 1 माइक्रो कूलाम है, यानी हम लिख सकते हैं के इन 2 इंटू माइक्रो कूलाम में 10⁻⁻6 लिख देंगे। ठीक है, और 1 इंटू 10⁻⁻6 अपॉन, और जो इसकी डिस्टेंस है वो हमारी कितनी है भाई, ये डिस्टेंस हम निकाल चुके हैं, सब सारी वैल्यू 5√2 आएगी, चारों वैल्यू ये हम अभी निकाल चुके हैं। ओ ए, ओ बी, ओ सी और ओ डी की वैल्यू कितनी आएगी, 5√2। तो इसीलिए हमने पहले डिस्टेंस निकाला था, क्योंकि हम लोग को डिस्टेंस पता है। तो ये हो जाएगा 5√2, ये सेंटीमीटर में थी तो इसको मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 10⁻⁻2 से मल्टीप्लाई करके इसका होल स्क्वायर कर देंगे। उसी तरीके से अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग वैल्यू निकालेंगे, एफ बी की वैल्यू निकालेंगे। तो ज़रा एफ बी की वैल्यू को देखते हैं। तो देखो यहाँ पहले, इसके पहले मैं आपको बता दूं, शायद कुछ लोगों को पता ना हो, कि 1 माइक्रो कूलाम में कितना होता है, 1 माइक्रो कूलाम 10⁻⁻6 कूलाम,
और 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁻² मीटर होता है। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा, इसको याद रखिएगा, इस स्केल को याद रखिएगा। अब हम लोग बात करते हैं इसके अगले फोर्स की। तो हमारा जो अगला फोर्स है तो वो हमने निकाल लिया था, एफ ए की वैल्यू निकाल लिया। अब हम लोग किसकी वैल्यू निकालेंगे, एफ बी की वैल्यू निकालेंगे। तो एफ बी की वैल्यू निकालने के लिए देखिए ये कितना है, माइनस ये एफ सी है और ये 2 माइक्रोकुलाम है। पहले एफ सी निकाल दो क्योंकि दोनों अपोजिट है ना। तो एफ सी की वैल्यू देख रहे हैं कि वही आएगी, क्योंकि एफ सी जो है वो फोर्स किसके के कारण लग रहा है, 2 माइक्रोकुलाम और 1 माइक्रोकुलाम के कारण। तो ये भी 2 × 10⁻⁻6 होगा और ये भी हमारा कितना हो जाएगा 1 × 10⁻⁻6 अपॉन 5√2 × 10⁻⁻2 का होल स्क्वायर। तो अगर आप लोग देखो तो ये हमारी जो एफ ए और एफ सी है, एफ सी की वैल्यू और एफ ए की वैल्यू दोनों बिल्कुल सेम आ रही है और ये बराबर भी है। ठीक है, तो एफ ए की वैल्यू अगर हम लोग देखें तो वो किसके बराबर आ रही है, एफ सी के बराबर आ रही है। और यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं, इसीलिए मैंने पहले ये दोनों वैल्यू निकाले, एफ ए और एफ सी। तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगी। अब इस तरीके से हम लोग एफ बी निकालते हैं। तो हम लोग जरा एफ बी की वैल्यू निकालते हैं, यानी एफ ए एफ सी तो कैंसिल आउट हो गई एक दूसरे से, क्योंकि दोनों क्या थी, इक्वल और अपोजिट। अब हम लोग एफ बी की वैल्यू निकालना है। तो जो हमारा जो फोर्स जो बी पर है वो किस किस चार्ज के कारण लग रहा है, एक तो ये -5 माइक्रोकुलाम है और ये बीच में जो सेंटर पे था वो 1 माइक्रोकुलाम था। तो और इसके बीच की डिस्टेंस तो आप लोगों को पता ही है 5√2 है। तो एफ बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, के और माइनस साइन लेते नहीं, तो यहाँ लिखेंगे 5 × 10⁻⁻6 इंटू 1 × 10⁻�6, क्योंकि कुलाम माइक्रोकुलाम में थे, अपॉन 5√2। डिस्टेंस देखिए वही आएगी 5√2 × 10⁻⁻2 का होल स्क्वायर। इसको मैंने मीटर में कन्वर्ट करके लिख दिया। अब उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, अगली जो आखिरी वैल्यू है फोर्स की वो निकालते हैं, क्योंकि एफ बी का जस्ट अपोजिट क्या है, एफ डी, उसको भी निकाल लेते हैं। तो एफ डी भी तुम्हारा 5 माइक्रोकुलाम और 1 माइक्रोकुलाम की, यानी ये दोनों वैल्यू भी वैसे ही आ रही है जैसे हम लोगों की ये वैल्यू आ रही है। यानी हम लोग एफ डी की वैल्यू निकालेंगे तो वो कितनी हो जाएगी हम लोगों की, के 5 × 10⁻⁻6 इंटू 1 × 10⁻⁻6 अपॉन 5√2 × 10⁻⁻2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो अगर हम लोग देखें तो एफ बी और एफ डी दोनों बिल्कुल सेम है, तो यानी एफ बी बराबर कितना हो जाएगा एफ डी। और यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे तो ये दोनों भी क्या है, एक दूसरे की अपोजिट हैं। तो ये भी एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल आउट कर देंगे, क्योंकि इक्वल भी हैं और अपोजिट। बिल्कुल उसी तरह जैसे एफ सी, ये सारी वैल्यू एक दूसरे पे कैंसिल आउट हो रही हैं। जो सेंटर पे जो 1 माइक्रोकुलाम पे जो सारे फोर्स थे सब एक दूसरे से कैंसिल आउट हो गए। तो टोटल फोर्स जो हमारा आएगा 1 माइक्रोकुलाम पर वो कितना आना चाहिए, वो तो 0 आना चाहिए। तो टोटल फोर्स एट पॉइंट ओ विल बी 0, क्योंकि वो पॉइंट पे क्या रखा था, वही 1 माइक्रोकुलाम चार्ज। तो क्लियर हो गया वो क्वेश्चन। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, ये कह रहे हैं कि इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, ये हालांकि इलेक्ट्रिक फील्ड का है लेकिन मैं इसको बता देता हूँ। तो ये देखिए डाइपोल मोमेंट दिया गया हम लोगों को और इलेक्ट्रिक फील्ड दी गई है, और डाइपोल मोमेंट इलेक्ट्रिक फील्ड से 30 डिग्री का एंगल भी बना रहा है। ठीक है, तो चलिए पहले हम लोग यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड दी गई तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स बनाते हैं। ये हमने अभी लास्ट टर्म में आप लोगों को जो प्रूवमेंट सिखाया था ये उसी का क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है, बता देता हूँ। तो ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स हो गए। अब एक हमने क्या किया, एक डाइपोल बनाया। तो डाइपोल जो है हमारा वो कैसा होगा, तिरछा, क्योंकि 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस साइन, इधर प्लस साइन लेते हैं। उसके बाद ये कितना एंगल बना रहा है, ये हमारा बना रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड से 30 डिग्री। तो ये हमारी क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, लाइन से, इसको ई से रिप्रेजेंट कर देते हैं। और ये डाइपोल मोमेंट डायरेक्शन हमेशा क्या होता है, नेगेटिव से पॉजिटिव। तो ये क्या बना रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड से 30 डिग्री का एंगल। और हम लोग को क्या निकालना है, टॉर्क की वैल्यू निकालनी है। तो फॉर्मूला हम लोग को पता ही है, डायरेक्ट प्रूफ कर चुके हैं, टाउ इक्वल टू पी साइन थीटा होता है। तो यहाँ पे पी यानी डाइपोल मोमेंट की वैल्यू देखिए ऊपर दी गई है 4 × 10⁻⁻9 कूलाम मीटर। तो उसको रख देते हैं 4 × 10⁻⁹। और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू भी हम लोग को दी गई 5 × 10⁻4। तो 4 × 10⁻9 इंटू 5 × 10⁻4। और थीटा की वैल्यू हम लोग को 30 दी गई है। तो साइन के साथ में जो हम लोग एंगल रखेंगे वो कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। देखिए एंगल कितना दिया गया, 30 डिग्री दिया गया। तो क्वेश्चन पढ़ते रहिएगा साथ में।
30 डिग्री। तो अब हम लोग क्या करते हैं नेक्स्ट स्टेप में, तो देखिए 5 और 4 कितना हो जाएगा 20, और 10 की पावर इंटू जो 10 की पावर -9 है वो प्लस का 4 है, यानी माइनस का 5 आ जाएगा। और साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, 2 से कैंसिल आ जाएगा 10, तो 10 इंटू 10 टू पावर -5, और ये आ जाएगा 10 टू पावर -5 ये है, तो हटा देते हैं, सही से लिख देते हैं। तो -5 ये है, और 10 की पावर ये कितना है 1 है, तो माइनस कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। और क्या आएगा इसका यूनिट क्या होती है न्यूटन मीटर। कोशिश हर एक क्वेश्चन के आंसर के बाद यूनिट जरूर लिख दिया करिए, तो हो जाएगा न्यूटन मीटर। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। तो अगला क्वेश्चन पढ़ो, एक पॉलीथीन पीस रब्ड विद वूल इज फाउंड टू हैव अ नेगेटिव चार्ज 3 × 10⁻⁷ कूलम, एस्टिमेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र। मतलब एक पॉलीथीन है, ठीक है, और कह रहे हैं कि जब उसको वूल से रगड़ते तो उस पर नेगेटिव चार्ज कितना आता है 3 × 10⁻⁷। ये क्या आता है हमारा नेगेटिव चार्ज आता है, ठीक है, इतने कूलम। ठीक है, यानी पॉलीथीन को जब हम लोग वूल से रगड़ते हैं तब इतना नेगेटिव चार्ज आता है, ठीक है, पॉलीथीन पे। तो कह रहे हैं बताइए कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हुए, यानी ट्रांसफ़र किससे होंगे वूल से पॉलीथीन में। तो क्यू की वैल्यू हम लोग को पता है फॉर्मूला होता है +-Ne, लेकिन यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ रहा है तो हम लोग प्लस नहीं लगाएंगे, माइनस का नहीं साइन लगाते हैं। और क्यू की वैल्यू हम लोग को माइनस का 3 × 10⁻⁷ कूलम दी गई है, तो वो वैल्यू हम लोग यहाँ पे रख देते हैं 3 × 10⁻⁷, और इक्वल टू माइनस का n, और एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है 1.6 × 10⁻⁻⁹ वैसे चाहो तो यहाँ माइनस लगा करके हम लोग माइनस का ही 1.6 लगा सकते थे, तो कोई दिक्कत नहीं, माइनस माइनस कैंसिल आउट हो गया। तो n की वैल्यू 1.6 को अगर हम लोग इधर ले जाएँ तो 3 × 10⁻⁷ अपॉन, यानी इसको अगर हम लोग इधर ले जाएंगे तो कितना आ जाएगा अपॉन 1.6 × 10⁻⁹। अब जो माइनस का हमारा जो 19 है इसको अगर हम लोग ऊपर ले जाएं तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये माइनस का 19 है तो 3 × 3/1.6 हो जाएगा, और 10⁻⁻⁷ और -19 को ऊपर ले आएंगे तो किसका हो जाएगा, ये प्लस का 7 हो जाएगा। तो सॉरी -19 प्लस का 19 हो जाएगा, तो -7 + 19 यानी कितना हो जाएगा, 19 से 7 सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आएगा 12 हो जाएगा, यानी 3/1.6 × 10⁻12। अब 1.6 का जब हम लोग डिवाइड करते हैं तो कितना आ जाएगा, करीब 1.9 के अप्रॉक्स आएगा, 1.9 × 10⁻12, यानी इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे वूल से पॉलीथीन में ट्रांसफ़र होंगे। अब देखिए इसके क्वेश्चन में और क्या कह रहा है कि इज देयर ए ट्रांसफ़र ऑफ मास फ्रॉम वूल टू पॉलीथीन, क्या वूल से जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होंगे तो क्या मास भी ट्रांसफ़र होगा। हम लोग से ये कहा गया है कि क्या वूल से जो है जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होगा, तो जैसे मान लिया कि ये क्या है, ये आपकी पॉलीथीन है, ठीक है, और ये हमारा क्या है, मान लिया कि ये क्या है हमारी वूल है, ऊन है। तो जब इन दोनों को आपस में रब करते हैं, तो वूल से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र किस में होगा, पॉलीथीन में। और हम लोग को क्या पता है कि जो इलेक्ट्रॉन होता है उसका चार्ज तो हम लोग को पता ही है। तो जब ये पॉलीथीन में चार्ज ट्रांसफ़र होगा तो पॉलीथीन कैसी हो जाएगी, नेगेटिवली चार्ज्ड। तो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज हम लोग को पता है 1.6 × 10⁻⁹, लेकिन क्या इलेक्ट्रॉन मास नहीं होता, तो मास भी तो होता है। तो मास कितना होता है 9.1 × 10⁻31। तो जब चार्ज ट्रांसफ़र हो रहा है तो बनी बात है उस पर मास भी ट्रांसफ़र होगा, तो बिल्कुल इसका जो मास होगा वो क्या होगा, पॉलीथीन का मास, मतलब क्या कह रहे थे ना कि मास ट्रांसफ़र होगा, तो इज देयर ए ट्रांसफ़र ऑफ मास, तो बिल्कुल इसका आंसर क्या होगा, यस। क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो तो इलेक्ट्रॉन के साथ साथ उसका मास भी हमारा क्या होगा, ट्रांसफ़र होगा। चलिए हम लोग HC वर्मा के क्वेश्चन में चलते हैं। तो देखिए जो पहला क्वेश्चन दिया गया है बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये है एस्टीमेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 100 ग्राम ऑफ वाटर, हाउ मच द टोटल नेगेटिव चार्ज ऑफ दीज इलेक्ट्रॉन। मतलब हमें क्या करना है, एस्टीमेट करना है 100 ग्राम ऑफ वाटर में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, पहले वो निकालना है, और कितना नेगेटिव चार्ज होगा। तो अगर इलेक्ट्रॉन पता चल जाएगा तो उसमें एक इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है उसके मल्टीप्लाई करके टोटल नेगेटिव चार्ज निकाल लेंगे। तो चलिए देखते हैं हम लोग जरा क्वेश्चन को, बहुत अच्छा क्वेश्चन, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले हमने मान लिया कि जो हमारा जो मास दिया गया है वाटर का वो कितना दिया गया है, यहाँ पर हमारा जो वाटर का मास दिया गया है ये कितना दिया गया है
100 ग्राम। ये क्वेश्चन थोड़ा केमिस्ट्री से रिलेटेड होता है क्योंकि मॉलिकुलर मास निकालना पड़ेगा। ये हो गया 100 ग्राम दिया गया है। अब हम लोग को पता है कि ये क्या H2O है, ठीक है, यानी वाटर का जो होता है फॉर्मूला क्या होता है, H2O होता है, ठीक है। तो ये हमने लिख दिया H2O। तो इसमें हाइड्रोजन के 2 एलिमेंट और ऑक्सीजन का 1 एलिमेंट होता है। तो इसको जरा हम लोग अलग से लिखते हैं। तो इसका एटॉमिक नंबर 1H1 यानी 1H1 के फॉर्म में लिखा जाता है और ये होता है 8O16, यानी कि इसका जो एटॉमिक नंबर Z से रिप्रेजेंट करते हैं और मास नंबर को A से यानी ZXA के फॉर्म में हमने लिख दिया इसको। अब हम लोग देख रहे हैं कि जो इसका जो मास नंबर है वो कितना है, 1 है, यानी ये कितना है, 1 है। तो ये 1 इसका मास नंबर और ये हाइड्रोजन के 2 एलिमेंट हैं और तो इससे हम लोग क्या करेंगे, मॉलिकुलर मास निकालेंगे। ये हमारा क्या है, यानी सबसे पहले काम होता है कि हम लोग वाटर का जो, ये तो हमें मास दिया गया था क्वेश्चन में, हम लोग पहले मॉलिकुलर मास निकालते हैं। तो मॉलिकुलर मास निकालना ये सब केमिस्ट्री में आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो मॉलिकुलर मास निकालने का तरीका क्या होता है, ऑफ H2O। तो देखिए 2 एलिमेंट हैं हाइड्रोजन के यानी 2, और उसका जो एटॉमिक मास कितना है, यानी वो कितना है, 1 है। तो 2 एलिमेंट हैं, एटॉमिक मास कितना है, 1 है। तो 2 में हम लोग क्या करेंगे, 1 का मल्टीप्लाई प्लस ऑक्सीजन का मॉलिकुलर मास एटॉमिक मास कितना है, 16 है। तो उसमें 16 को हम लोग क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, यानी कितना हो जाएगा टोटल 18। यानी हमारा जो मॉलिकुलर मास जो हाइड्रोजन का आया वो कितना आया, 18 ग्राम आया, ठीक है। क्लियर होगी बात। इसी तरीके से हम लोग ये निकाल सकते हैं कि वाटर के एक मॉलिक्यूल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, यानी H2O में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। तो इलेक्ट्रॉन की संख्या हम लोग किससे निकालते हैं, इलेक्ट्रॉन की जो संख्या निकालते हैं वो हम लोग निकालते हैं एटॉमिक नंबर से, यानी Z की जो वैल्यू होती है वही हमारी बताती है इलेक्ट्रॉन की। नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन पहले निकालते हैं हम लोग। तो नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन हमारा कितना हो जाएगा, जो Z होता है वही हमारा नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन को शो करता है, इस चीज़ को ध्यान रखना। तो देखिए जैसे इसमें 1H1 में नीचे 1 है और इसमें कितना 8 है, लेकिन हाइड्रोजन में 2 एलिमेंट हैं, तो ये कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन। ये हाइड्रोजन का केवल एक मॉलिक्यूल होगा, इस चीज़ का जरूर ध्यान रखना। हम लोग केवल नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन अभी तो एक मॉलिक्यूल में निकाल रहे हैं। तो नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन जो हमारा होगा H2O में, नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन इन H2O, ठीक है। तो वो कितना हो जाएगा, 2 × 1, क्योंकि एटॉमिक नंबर इसका कितना है, हाइड्रोजन का 1 है और एटॉमिक नंबर जो इसका ऑक्सीजन का वो कितना 8 है, यानी कितने हो जाएंगे 10 इलेक्ट्रॉन। यानी हाइड्रोजन के जो एक मॉलिक्यूल हैं उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 10 इलेक्ट्रॉन होंगे। ये चीज़ क्लियर हो गई ना। अब हम लोग पहले ये निकालेंगे कि इस पूरे 100 ग्राम में कितने मॉलिक्यूल हैं, क्योंकि ये तो हमारा एक मॉलिक्यूल में 10 इलेक्ट्रॉन है। तो मॉलिक्यूल निकालने का तरीका आप लोगों को केमिस्ट्री में पढ़ा होगा कि जो मॉलिकुलर मास होता है वही बताता है कितने मॉलिक्यूल होते हैं, क्योंकि मॉलिकुलर मास में कितने मॉलिक्यूल होते हैं, जितना कि अवागाड्रो नंबर होता है। मॉलिकुलर मास में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, अवागाड्रो नंबर के बराबर होते हैं। तो अवागाड्रो नंबर पता होगा 6.02 × 10⁻23 होता है। तो चलिए हम लोग लिखते हैं, यानी कि सबसे पहले हम लोग लिखेंगे कि 18 ग्राम ऑफ वाटर, यानी 18 ग्राम ही तो इसका मॉलिकुलर मास निकाला था, कंटेन कितने मॉलिक्यूल, अवागाड्रो नंबर के बराबर। और अवागाड्रो नंबर कितना होता है, 6.023 होता है। इसको शॉर्ट के लिए हम लोग 6.02 लिख देते हैं, 6.02 × 10⁻23, ठीक है बेटा। इसके बाद ये इतने मॉलिक्यूल होंगे 18 ग्राम में, यानी 18 ग्राम में। अब हम लोग पहले क्या करेंगे, 1 ग्राम में, तो जब ज़्यादा दिया होता है कम निकालते हैं तो उसका डिवाइड कर देते हैं, यानी 1 ग्राम, क्योंकि 18 ग्राम पहले हमने लिखा, फिर 1 ग्राम में निकाल रहे हैं तो 18 का क्या हो जाएगा, यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 6.02 को हम लोग 6 ले लेते हैं, ठीक है। तो 6 × 10⁻23/18, ताकि हमारी कैलकुलेशन ईजी हो जाए। बाकी आप लोग एग्जैक्ट कैलकुलेशन करना। तो हम लोग अब 100 ग्राम में निकालना है, तो 100 ग्राम में कितना होगा, देखिए 1 ग्राम में निकाला, अब ज़्यादा में निकाल लो, जब ज़्यादा से कम तो डिवाइड, कम से ज़्यादा तो मल्टीप्लाई, यानी 6 × 10⁻23/18 इंटू अब क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे किसका, 100 का। तो ये हमारा आ गया, 6 से 3 बार में जाएगा, ये जाएगा 100 है, तो ये कितना हो जाएगा 10⁻2 वो हो गया, और 23 वो 10⁻25 आएगा, यानी 1/3 × 10⁻25। ये हमारे क्या है, ये हमारे 100 ग्राम में क्या है, मॉलिक्यूल्स आए वाटर के।
तो हम लोग ये निकाल चुके हैं कि वाटर के एक मॉलिक्यूल ये 100 ग्राम में आए हैं वाटर में, 100 ग्राम वाटर में कितने मॉलिक्यूल आए वो ये आ गए। और हम लोग ये निकाल चुके हैं एक मॉलिक्यूल में कितने इलेक्ट्रॉन थे, 10। तो 100 ग्राम वाटर में कितने मॉलिक्यूल होंगे, तो सीधी सी बात है हम लोग क्या करेंगे, 100 यानी ये जो मॉलिक्यूल है ना वाटर का, ये केवल एक मॉलिक्यूल था, तो एक मॉलिक्यूल में कितने इलेक्ट्रॉन आए थे, 10। ठीक है, तो 100 ग्राम मॉलिक्यूल निकाल चुके हैं, तो 100 ग्राम में इतने मॉलिक्यूल, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होंगे 100 ग्राम में वो कितने हो जाएंगे, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन तो इन इतने मॉलिक्यूल में देखो, 1 मॉलिक्यूल में 10 इलेक्ट्रॉन, तो इतने मॉलिक्यूल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, यही तो हमने 100 ग्राम में निकाले मॉलिक्यूल, तो इसमें 10 का मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी हमारा आ जाएगा, इक्वल का साइन लगा कर लिखेंगे हम लोग 1/3 इंटू 10⁻25 इंटू 10, तो ये हमारा आ जाएगा। उसके बाद हम लोग लिख सकते हैं टोटल चार्ज, अगर हम लोग को निकालना है कि टोटल चार्ज कितना होगा, तो ये हमारी जो निकल के आई संख्या इलेक्ट्रॉनों की, और एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻−19, तो इसको हम लोग क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे। टोटल चार्ज जो होगा 100 ग्राम ऑफ वाटर में, तो वो कितना होगा, तो अब सीधी सी बात है जो हमारी जो वैल्यू आई है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है उसमें हम लोग क्या करेंगे, एक इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होगा उसका मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखते हैं अगले पेज पे, तो यह आ जाएगा हम लोग का 1/3 इंटू 10⁻26, क्योंकि 10 और 25 को मिला दिया तो ये हो जाएगा 10⁻26 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19। तो चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं, तो -19 ये है और 26 ये है, यानी कितना बचा, 7 बचा, 26 से 19 सब्सट्रैक्ट करो, 7 बचा, तो 1.6/3 इंटू 10⁻7, अब 3 का 1.6 से डिवाइड करते हैं तो यह आ जाएगा 0.53 करीब आएगा, 0.53 इंटू 0.53 इंटू 10⁻7। लेकिन साइंटिफिक जो नोटेशन होता है उसमें हमेशा एक डिजिट के बाद पॉइंट लिखा जाता है, जबकि यहाँ पे पॉइंट पहले आ गया। तो हम लोग क्या करें, इसमें 10 का डिवाइड करते हैं, 10 का मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि 10 के मल्टीप्लाई करने से हमारा जो ये पॉइंट है ये 5 के बाद आ जाएगा, क्योंकि अभी क्या है 5 के पहले है। तो इसमें 10 का मल्टीप्लाई करते हैं और आगे क्या लिखा था 10⁻7। तो ये जब 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको मैं ऊपर लिख देता हूँ, तो ये हो जाएगा 5.3, क्योंकि इसका हमने मल्टीप्लाई कर दिया इंटू, और ये 10 से ये 7 कट जाएगा, यानी 6 बचेगा 10⁻6। तो यही हमारा क्या हो गया, टोटल नंबर ऑफ चार्ज आ गया, इतनी 5.3 इंटू 10⁻6 कूलाम हमारा चार्ज हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं एस सी वर्मा के। तो अगले क्वेश्चन में कह रहे हैं सपोज ऑल द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ 100 ग्राम ऑफ वाटर लम्प टुगेदर, मतलब ये जो 100 ग्राम ऑफ वाटर में जो इलेक्ट्रॉन की जो अभी संख्या है ये, इसको अगर हम लोग क्या करते हैं मिला दें तो नेगेटिव चार्ज बनता है, मतलब नेगेटिव चार्ज तो हम लोग निकाल ही चुके हैं। और कह रहे हैं न्यूक्लियाई से हम लोग क्या करें, पॉजिटिव चार्ज को निकाल करके दोनों को 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रख दें, तो बताइए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कितना होगा, और हमें उसके बाद इसको अपने वेट से भी कंपेयर करना है। तो चलिए देखते हैं। तो मतलब जो टोटल नेगेटिव चार्ज आया है तो उतना ही तो पॉजिटिव चार्ज होगा, और नेगेटिव चार्ज तो अभी हम लोग निकाल ही चुके हैं। तो यानी हम लोग कह सकते हैं कि हम लोग को एक तरह से जितना नेगेटिव उतना ही पॉजिटिव चार्ज होगा, और दोनों, तो टोटल जो नेगेटिव चार्ज आया था अभी इलेक्ट्रॉनों को मिलाने पर वो कितना आया था अभी हम लोग निकाल चुके हैं। मतलब ये क्वेश्चन पिछले क्वेश्चन से ही रिलेट कर रहा है, इसमें उसी क्वेश्चन को लेकर के ये क्वेश्चन बनाया गया। यानी Q1 की वैल्यू हमारी कितनी है, माइनस की 5.3 इंटू 10⁻6 आई थी कूलाम, और जो इसमें कहा गया कि पॉजिटिव चार्ज को उतना ही, मतलब न्यूक्लियाई से, तो न्यूक्लियाई में तो उतना ही प्रोटॉन होते हैं ना जितने के इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी इस पॉजिटिव चार्ज भी हमारा क्या आएगा, वही आएगा जो हमारा नेगेटिव चार्ज आ रहा है। यानी Q2 की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, वो हमारी आ जाएगी प्लस का आएगा, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है 5.3 इंटू 10⁻6। और ये कह रहे हैं कि दोनों चार्जेस को कितनी डिस्टेंस पे रखा गया है, 10 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे। ठीक है, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, क्योंकि जितना प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है उतना ही इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव, यानी ओवरऑल आइटम कैसा होता है, न्यूट्रल। तो वही यहाँ पे कह रहे हैं कि अगर वो जो नेगेटिव चार्ज आया है और उतना ही अगर हम लोग न्यूक्लियाई से पॉजिटिव चार्ज निकाल करके कितनी दूरी पे रख दे, 10 सेंटीमीटर की दूरी पे रख दे। देखो यहाँ पे लिखा हुआ 10 सेंटीमीटर। तो फोर्स निकालना है तो सीधी सी बात है, हम लोग सीधे से कूलाम्स लगा देंगे, कूलाम्स फोर्स। तो 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन क्या होता है, R स्क्वायर होता है। हम लोग को सारी वैल्यू पता है, R की वैल्यू कितनी दी गई यहाँ पे 10 सेंटीमीटर, मतलब 10 इंटू 10⁻⁻2 मीटर। अभी मैंने स्केल लिखाया था, तो वो 1/4πε0 की वैल्यू पता होगी, 9 × 10⁻9
और Q1 की वैल्यू कितनी है 5.3 इंटू 10⁻⁻6 प्लस का 6 है, और दोनों Q1 Q2 की वैल्यू निगेटिव साइन लेंगे नहीं, तो दोनों वैल्यू सेम है, तो इसका स्क्वायर लिख सकते हैं हम लोग अपॉन, और डिस्टेंस हमारी कितनी थी 10 सेंटीमीटर, मतलब 10 इंटू 10⁻⁻2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से हमने अगले स्टेप में जरा सॉल्व करते हैं। अब देखो जैसे ये 5.3 है, तो पहले हम लोग वैल्यू लिख देते हैं। तो f की वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखो ये जो 5.3 है यानी कि 9 इंटू 10⁻9, 5.3 को हम लोग 5 ले लेते ज़्यादा सही रहेगा, बाकी आप लोग कैलकुलेशन एग्जैक्ट करिएगा, मैं भी यहाँ पे इजीली सॉल्व करने के लिए। तो 5.3 इंटू 5.3 है, तो उसको हमने क्या कर लें 5 अगर हम लोग ले लें तो हमारा 25 आ जाएगा ईजिली। इसको हमने 5 ले लिया, ठीक है, अप्रॉक्स में आंसर आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 25 इंटू और 10 ये 6 का स्क्वायर, यानी कि 36 नहीं सॉरी 12 होगा, क्योंकि पावर की पावर होने पर पावर का मल्टीप्लाई होता है। तो 10⁻12 हो जाएगा अपॉन में ये 10 की पावर 1 और -2, यानी 10 की पावर कितना हो जाएगा -1 का होल स्क्वायर। तो ये जो -1 जब 2 से मल्टीप्लाई होगा तो -2 हो जाएगा, यानी ये देखो ध्यान से 9 और ये 12 है, यानी कितना हो जाएगा, और ये -2 है, तो ये देखिए ये सबसे पहले 9 का 25 से मल्टीप्लाई करें तो कितना आएगा 225 आ जाएगा, इंटू उसके बाद 10 की पावर ये 21 हो जाएगा, क्योंकि 9 और 12 कितना हो जाएगा 21, नीचे कितना आएगा 10 की पावर -2। अब -2 को अगर हम लोग ऊपर भेज दें तो हमारा कितना आ जाएगा, -2 अगर ऊपर जाएगा तो कितना आएगा प्लस का हो जाएगा, यानी 225 इंटू 10⁻21 और प्लस कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, ठीक है बेटा। तो यानी 225 इंटू 10⁻23 हो जाएगा, और हम लोग को पता है हमेशा हम लोग आंसर साइंटिफिक नोटेशन लिखते हैं, तो यानी इसके बाद अगर 2 के बाद पॉइंट लगाएंगे तो 2 जीरो आगे बढ़ जाएंगे, मतलब कितना आ जाएगा f की वैल्यू 2.25 इंटू 10⁻25 न्यूटन। तो यही हम लोग का क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा फोर्स का, ठीक है। और दूसरा पार्ट जो इसका पूछा गया है, तो दूसरे पार्ट में पूछा गया था कि इस फोर्स का अपने वेट से कंपेयर करना। तो हमने मान लिया कि अगर तुम लोगों का वेट 45 है न्यूटन, तो 225 इंटू 10⁻25 अपॉन 45 से इसको डिवाइड कर दें। बाकी जिसका जो वेट है वो अपना वेट लेकर के इसको डिवाइड करना है, मैंने कंपेयर करना अपने वेट से। तो ये देखिए पॉइंट हटाया, जीरो बढ़ा दिया नीचे, 45 से 225 9 बार में जाएगा, तो 9 इंटू और 10⁻25 से 10⁻2 को अगर हम लोग ऊपर ले आएंगे तो 25 से 2 सब्सट्रैक्ट हो जाएगा, यानी 25 -2, तो यह आ जाएगा 9 इंटू 10⁻23। तो आशा है आप लोगों को मेरा न्यूमेरिकल्स का ये सेक्शन अच्छा समझ में आया होगा। थैंक यू।